इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक थर्मोडायनामिक सिस्टम में अगर क्वेज़ी स्टैटिकली हम कोई चेंज अप्लाई करते हैं उस सिस्टम में, तो फिर वो सिस्टम कितना काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ये क्वेज़ी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है। तो उससे पहले मैं ये कहूंगा कि क्वेज़ी क्या होता है। इसका जो लिटरल मीनिंग होता है क्वेज़ी का, वो ये होता है कि नॉट एग्जैक्टली सेम एज बट सिमिलर टू। ये सिमिलर तो है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है, इस क्वेज़ी का मतलब है ये। तो किसके साथ ये सिमिलर है या फिर किसके साथ ये एग्जैक्टली सेम नहीं है? तो आगे देखें, ये तो एक प्रीफिक्स है, आगे देखें ये कहा गया क्वेज़ी स्टैटिक। तो ये स्टैटिक के सिमिलर तो है पर एग्जैक्टली स्टैटिक नहीं है ये प्रोसेस, तो उसे हम कहेंगे क्वेज़ी स्टैटिक प्रोसेस। एक थर्मोडायनामिक सिस्टम को हम स्टैटिक कब कहते हैं? उस सिस्टम का जो भी थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स है, जैसे कि वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा, ये सारे अगर चेंज ना हो तो हम कहेंगे कि वो थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है वो स्टैटिक है। अब एक थर्मोडायनामिक सिस्टम का क्वेज़ी स्टैटिक होने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि पैरामीटर चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्टली स्टैटिक है, पर स्टैटिक जैसा है। जो भी पैरामीटर्स है, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा, ये सारे ये सेम तो नहीं रहेंगे एक प्रोसेस में, लेकिन इसका जो चेंज भी होगा वो चेंज बहुत 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 स्लोली होगा। प्रेशर में चेंज बहुत स्लोली होगा, वॉल्यूम में चेंज ये भी बहुत स्लोली होगा, और टेम्परेचर में भी अगर कोई चेंज हो रहा तो ये भी बहुत स्लोली होगा। आगे चल के हम समझेंगे कि हम ये जो वर्क डन कंप्यूट कर रहे हैं ये क्वेज़ी स्टैटिक प्रोसेस के लिए क्यों कर रहे हैं। जब हम मैथमेटिकल पार्ट में डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो क्वेज़ी स्टैटिक प्रोसेस में एक थर्मोडायनामिक सिस्टम कितना काम करता है। यहां पर मैं एक और चीज बता दूं कि यहां बहुत क्लियर होना चाहिए कि काम कौन कर रहा है। क्या थर्मोडायनामिक सिस्टम काम कर रहा है और हमें काम करके वापस दे रहा, या फिर हम काम कर रहे हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम पे? ये अगर क्लियर हो जाए पूरी तरह से तो आगे बहुत सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। तो बहुत गौर से देखिएगा कि काम कौन कर रहा है। कब हम कहते हैं कि एक थर्मोडायनामिक सिस्टम काम कर रहा है और कब हम कहते हैं कि हम थर्मोडायनामिक सिस्टम पे काम कर रहे हैं, अर्थात थर्मोडायनामिक सिस्टम काम ले रहा है या काम दे रहा है। तो देखिए, अगर हम एक थर्मोडायनामिक सिस्टम कंसीडर करें, ये है वो थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो यहां अंदर गैस है मान ले, और ये एक पिस्टन है। तो पिस्टन पे एक वेट है, ये जो है इस पे वेट है। अब ये पिस्टन जो है ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये मूव कर सकता है फ्रीली। तो हमने माना इस इनिशियल स्टेट में इसका जो प्रेशर है ये P1 है और इसका जो वॉल्यूम है ये V1 है। हमने इसका प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज किया। बेसिकली फंडामेंटली कहे तो ये थर्मोडायनामिक सिस्टम खुद अपना प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज कर रहा है। और वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हम बाहर से इसे हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके कारण इसका जो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो जाता है, और उसके कारण पिस्टन मान ले कि ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। हमने हीट प्रोवाइड किया, पिस्टन ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। तो पिस्टन को ऊपर चढ़ा कौन रहा है? यहां पर एक टेक्निकल टर्म है कि चढ़ा कौन रहा है। क्या ये थर्मोडायनामिक सिस्टम उसे चढ़ा रहा है या फिर हमारा दिया हुआ हीट उसे ऊपर चढ़ा रहा है? देखिए, बेसिकली तो हमारा दिया हुआ हीट ही उसे ऊपर चढ़ाएगा इस पिस्टन को, लेकिन अगर आप गौर से सोचें तो हमने इस सिस्टम को दे दिया हीट। अब इस हीट का कुछ पार्ट ये इंटरनली स्टोर करके रखेगा। सो हमने जो हीट दिया इसे दो पार्ट में ये सिस्टम स्प्लिट कर लेता है। एक पार्ट तो जाके अंदर स्टोर हो जाता है और ये दूसरा पार्ट पिस्टन को ऊपर की तरफ चढ़ाता है। तो इसीलिए यह कन्वेंशन लाया गया कि पिस्टन ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो कौन चढ़ाएगा? ये थर्मोडायनामिक सिस्टम चढ़ाएगा। तो हीट का एक पार्ट इंटरनली यहां सिस्टम में स्टोर्ड हो जाएगा, जिसे कि हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं इस थर्मोडायनामिक सिस्टम का। तो इंटरनल एनर्जी पे हम आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल तो हम कंसंट्रेट करेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम।
बाय द थर्मोडायनामिक सिस्टम। और कब? जब प्रोसेस क्वेज़ी स्टैटिक हो। तो ये पिस्टन ऊपर चढ़ा। रीजन क्या था? कि हमने कुछ हीट एनर्जी इसे दिया। तो पिस्टन ऊपर चढ़ा और फाइनल स्टेट कुछ ऐसा हमें दिख रहा है। बीच का प्रोसेस में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो फाइनल स्टेज में हमें दिख रहा है कि प्रेशर इसका P2 है और वॉल्यूम इसका V2 है। तो अगर इस पूरे प्रोसेस में इसका जो प्रेशर है, इसका जो वॉल्यूम है, उन्हें अगर हम प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में प्लॉट करें तो इसके लिए एक ग्राफ मान ले कुछ ऐसा, जहां कि हम प्रेशर को प्लॉट करेंगे वॉल्यूम के अगेंस्ट में। तो इस पूरे प्रोसेस में यहां से लेके यहां तक जितने भी सारे प्रेशर और वॉल्यूम के सेट्स हैं, जैसे P2 V2 से पहले कुछ और स्टेट आएगा। मान ले एक समय आया जब इसका प्रेशर था P3 और वॉल्यूम था V3। उससे पहले मान ले प्रेशर P4 था, वॉल्यूम था V4। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करें P1 V1 से लेके आगे जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी सेट्स है प्रेशर और वॉल्यूम के, उन्हें अगर हम प्लॉट करें ग्राफ में, तो ग्राफ मान ले कि कुछ ऐसा बना। तो हम यहां से आसानी से कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये P1 V1 है और ये जो पॉइंट है ये P2 V2 है। तो चलिए लिख लेते हैं। ये है P1 V1, P1 V1, और ये जो पॉइंट है ये है P2 V2। सो ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो हम कह सकते हैं यहां पर ये जो पॉइंट होगा ये P1 होगा, और यहां पर सीधा नीचे आ जाए वॉल्यूम एक्सिस में तो ये पॉइंट होगा V1। उसी तरह से यहां पर ये जो पॉइंट होगा ये होगा P2। सो ये पॉइंट है P2, और यहां से नीचे आ जाए तो ये पॉइंट होगा V2। हमें कंप्यूट ये करना है कि कितना काम किया इस सिस्टम ने। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे प्रोसेस में आर्बिट्रेरी पोजीशन में एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। ये पॉइंट, इस पॉइंट में हमने माना इसका प्रेशर है P और इसका वॉल्यूम है V। तो वो सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये है वो सिचुएशन, इसका प्रेशर है P और इसका वॉल्यूम है V। अब बहुत छोटा सा प्रेशर में चेंज हुआ, उसके लिए वॉल्यूम में भी थोड़ा सा चेंज होगा। सो एक और पॉइंट इसी के बगल में हमने कुछ ऐसा कंसीडर कर लिया। तो यहां से अगर आप इस वर्टिकल लाइन से अगर इस एक्सिस को, वॉल्यूम एक्सिस को क्रॉस करें तो आप पाएंगे ये है वॉल्यूम V। और थोड़े से समय में वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज हुआ, और ये जो पॉइंट है ये है V प्लस dV। तो हमने माना यहां जो वॉल्यूम है ये है V प्लस dV। अब देखें सिस्टम कैसे काम करेगा। हम ग्राफ पे वापस आएंगे, सिस्टम कैसे काम करेगा चलिए देखते हैं। ये जो पिस्टन ऊपर चढ़ा, इस छोटे से वॉल्यूम के चेंज के कारण ये कुछ इतना ऊपर चढ़ा। पिस्टन चढ़ा इतना ऊपर, और इस डिस्टेंस को हमने मान लिया ये डिस्टेंस है dx। अब पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, या फिर इस सिलिंड्रिकल जो कंटेनर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, दोनों बराबर होंगे। सो ये एरिया है मान ले A। तो यहां भी इसका एरिया A है, यहां भी इसका एरिया A है। चूंकि सेम कंटेनर है तो इसका बेस एरिया जो है वो सेम है। तो यहां से देखें, सेकंड फिगर से देखें, इस पिस्टन पे एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, वो प्रेशर P अप्लाई हो रहा है। पिस्टन पे भी, इसके सरफेसेस पे भी, लैटरल सरफेस पे और इसके बॉटम पे भी सेम प्रेशर अप्लाई हो रहा P। अब इस पिस्टन पे ये जो थर्मोडायनामिक सिस्टम फोर्स अप्लाई कर रहा, वो फोर्स कितना होगा। देखिए यहां पर इसका जो एरिया है पिस्टन का, ये एरिया तो A के बराबर है, और इसमें प्रेशर अप्लाई हो रहा है पिस्टन के बॉटम सरफेस पे, वो प्रेशर है P। तो प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। तो ये पिस्टन पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, और वो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, ये सिस्टम अप्लाई कर रहा है। सो ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स ये बराबर होगा प्रेशर इंटू एरिया के। तो इस फोर्स के कारण पिस्टन dx डिस्टेंस ऊपर चढ़ा।
तो इस छोटे से प्रोसेस में ये जो सिस्टम काम कर रहा है, देखिए इसीलिए हम बार बार कह रहे थे कि सिस्टम काम करेगा इस स्टेट में, इस प्रोसेस में। यहां पर अगर इसे हम वेट माने तो इस वेट को ऊपर कौन चढ़ा रहा है? सिस्टम चढ़ा रहा है। फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? सिस्टम अप्लाई कर रहा है। सो वर्क डन कौन करेगा? सिस्टम कर रहा है। सो ये सिस्टम कितना काम कर रहा है इस प्रोसेस में? तो ये जो छोटा सा वर्क डन है यहां से लेके इस स्टेट से लेके इस स्टेट में आने तक, वो वर्क डन उसे हमने मान लिया कि ये है डेल्टा डब्ल्यू। देखें हम यहां डी डब्ल्यू नहीं कंसीडर कर रहे हैं। डी डब्ल्यू एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है और डेल्टा डब्ल्यू ये बता रहा है कि ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। इसका मतलब ये है कि इस पे हम आगे चर्चा करेंगे, काफी चर्चा करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो वर्क डन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, तो ये पाथ डिपेंडेंट होगा। इसी वीडियो में बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि ये पाथ डिपेंडेंट का मतलब क्या होगा। सो डी डब्ल्यू जो है, या फिर टोटल वर्क डन को ही आप कंसीडर करें, अगर ये P1 V1 से लेके P2 V2 तक चेंज हो इस सिस्टम में थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स में, तो वर्क डन जितना होगा ये इसके पाथ पे डिपेंड करेगा, इस पाथ पे डिपेंड करेगा। अगर P1 V1 से P2 V2 हम इस पाथ से प्रोपेगेट ना करके अगर हम इस पाथ से करते तो फिर वर्क डन अलग होता। तो हमने जो पाथ चूज किया उस पे डिपेंड करेगा कि वर्क डन कितना होगा। तो ये पाथ डिपेंडेंट है वर्क डन, इसीलिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल यहां पर नहीं लिखा जाता है और इसीलिए हम यहां पर डी डब्ल्यू नहीं लिखते हैं। तो यहां पर हम कुछ एरो भी देते हैं, यहां पर आगे क्लियर हो जाएगा ये एरो हम क्यों लगाते हैं। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो चेंज है थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स में ये P1 V1 से P2 V2 तक हो रहा है, ना कि P2 V2 से लेके P1 V1 तक हो रहा है। अगर P2 V2 से लेके P1 V1 तक चेंज होता तो एरो इधर लगता, तो एरो जो लगेगा वो P1 V1 से लेके P2 V2 तक लगेगा, उस डायरेक्शन में लगेगा। सो ये जो छोटा सा काम होगा इस प्रोसेस में, ये छोटा सा काम किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। देखिए टेक्निकली वर्क डन जो होता है ये होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। यहां पर देखिए फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा। तो इस डॉट प्रोडक्ट को जब हम इवैल्यूएट करेंगे तो ये बन जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ थीटा। यहां पर थीटा क्या होगा? ये थीटा होगा फोर्स के डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बीच का एंगल। ये आपको पता है, ये डॉट प्रोडक्ट का रूल है। तो यहां पर थीटा तो 0 डिग्री है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो कोसाइन ऑफ थीटा ये तो बन जाएगा 1, ये बन गया 1। तो अल्टीमेटली हमें वर्क डन कितना मिला? फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ये स्पेशल केस है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है, इसीलिए हम यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ये वर्क डन। अब देखिए ये F जो है इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे dx को। अब अगर आप इस टर्म को देखें A इंटू dx, तो ये क्या बताता है हमें? यहां आप देखें कि पिस्टन जो था वो इस जगह पे था, अर्थात पिस्टन कुछ ऐसा था, और ये dx डिस्टेंस ऊपर चढ़ गया। तो ये है वो डिस्टेंस जितना कि ये ऊपर चढ़ गया। इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और dx है वो डिस्टेंस जो कि ये पिस्टन ऊपर चढ़ा। तो यहां पर एक छोटा सा रीजन जो सिलिंड्रिकल रीजन आपको दिख रहा है, इस सिलिंड्रिकल रीजन के लिए ये A बेस एरिया होगा और dx उसका हाइट होगा। इसका मतलब A इंटू dx ये है इस छोटे से सिलिंड्रिकल रीजन का वॉल्यूम, जो कि बराबर होना चाहिए dv के। ये dv के, वो छोटा सा सिलिंड्रिकल रीजन का वॉल्यूम का मतलब क्या है? इसका जो वॉल्यूम है उससे इसका वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है। देखिए ये वाला जो वॉल्यूम है वो इतना है, जो कि v के बराबर है, और
यहां पर जो चेंज हुआ वॉल्यूम में वो इतना है, जो कि हमने माना है वो dv है। हमने पहले ही माना वॉल्यूम v से लेके v प्लस dv हुआ है, तो चेंज इन वॉल्यूम इज dv। वॉल्यूम कितना बढ़ा? dv बढ़ा। सो a इंटू dx इज इक्वल टू dv। सो हम यहां पर इसे लिख सकते हैं प्रेशर इंटू dv। हमने यहां पूरे प्रोसेस में प्रेशर को कांस्टेंट माना है। हमने माना यहां भी प्रेशर P है, हमने माना यहां भी प्रेशर P है, जबकि प्रेशर में थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि इस छोटे से प्रोसेस में यहां पर अगर आप देखें, इस प्रोसेस में वॉल्यूम में dv का चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा। हम ऐसा मान सकते हैं क्योंकि प्रेशर जो है ये बहुत थोड़ा सा चेंज होगा, जबकि हाँ वॉल्यूम भी बहुत थोड़ा सा चेंज हो रहा है। लेकिन इंटीग्रेशन का तो यही फंडामेंटल है, एक पैरामीटर अगर दूसरे पैरामीटर के फंक्शन में हो, जैसे प्रेशर यहां वॉल्यूम के फंक्शन में है, तो एक पैरामीटर को हम कांस्टेंट मानते हैं छोटे से चेंज के लिए, और दूसरे पैरामीटर का चेंज को हम इक्वेशन में रिफ्लेक्ट करवाते हैं। तो v से v प्लस dv हुआ वॉल्यूम, चलिए ठीक है मान रहे हैं। प्रेशर भी चेंज हुआ, ऑब्वियसली प्रेशर भी थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन हम इस चेंज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम मान के चलते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच प्रेशर का जो चेंज है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है और उसे हम इग्नोर कर देते हैं। तो फिर जब टोटल वर्क डन हम पता करेंगे, तो टोटल वर्क डन हम कैसे पता करेंगे? इस साइड को इंटीग्रेट कर दे और इस साइड को इंटीग्रेट कर दे, टोटल वर्क डन मिल गया। सो यहां पर हम कह सकते हैं टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा W, जो कि बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ P dv के। अब यहां लिमिट्स पुट कर ले। देखिए हम यहां कह सकते हैं dw का जो इंटीग्रेशन है उसके लिए लिमिट होगा वर्क डन यहां से लेके यहां तक कितना हुआ। तो अगर हम मानते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन W है, तो इनिशियल स्टेट में हमने कितना काम किया था? उस स्टेट में टोटल वर्क डन 0 था। इस स्टेट में टोटल वर्क डन को हम क्या मान रहे हैं? इस स्टेट में ही तो टोटल वर्क डन को हम W मान रहे हैं, इसीलिए तो हमने कहा टोटल वर्क हमने कितना किया? W किया। सो इस स्टेट में हम अगर टोटल वर्क को W मानते हैं तो हम कहेंगे काम हमने कितना किया? 0 से लेके W। आप इसे कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये पॉइंट जो है जहां पर प्रेशर और वॉल्यूम P1 V1 है, वो पॉइंट अगर A है, और ये पॉइंट अगर जहां पर प्रेशर P2 V2 है वो पॉइंट अगर B है, तो हमने वर्क डन किया पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक। और यहां जो लिमिट होगा यहां पर किसके रेस्पेक्ट में लिमिट होगा? वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में लिमिट होगा। तो इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम कितना था? ये तो V1 था। फाइनल स्टेट में वॉल्यूम कितना हुआ? ये V2 हुआ। सो लिमिट होगा V1 से लेके V2। तो dw जो कि बराबर था इस टर्म के P इंटू dv के, P इंटू dv, इसे अगर आप देखें तो P क्या है? P है ये वाला लेंथ। P को अगर आप देखें यहां पर तो P कुछ इस पॉइंट में आके P मिलेगा आपको। सो P इंटू dv, तो dv क्या है? देखें dv है ये वाला लेंथ, ये जो लेंथ आपको दिख रहा। तो P और dv को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा ये जो छोटा सा रीजन है इसका एरिया। सो हम इसे कह सकते हैं ये जो छोटा सा एरिया है, ये जो पतला सा रीजन है, इसे हम कह सकते हैं P इंटू dv। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जब उसका लिमिट V1 से लेके V2 पुट करेंगे और उसे हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा पूरा इस रीजन का एरिया। ये वाला जो रीजन है इसका एरिया हमें मिलेगा। तो हम कह सकते हैं टोटल वर्क डन इज इक्वल टू ये जो एरिया हमें दिख रहा है ये वाला एरिया। तो मैं कुछ और पॉइंट्स यहां पर कंसीडर कर लेता हूं। यहां पर एक पॉइंट है, मान ले कि ये पॉइंट है C, और यहां पर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया E, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया D। सो वर्क डन इस केस में ये बराबर होगा एरिया ऑफ A C B D E। आप यहां A फिर से लिख सकते हैं। तो ये जो रीजन है A C B D E A, ये जो रीजन है, इस रीजन का जो एरिया है वही एरिया होगा टोटल वर्क डन।
आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बराबर है एरिया अंडर कर्व, कौन सा कर्व, ए सी बी, ये जो कर्व है इसके नीचे जो भी एरिया ये कर्व बना रहा है। अब एक और स्थिति देख लेते हैं। हमने बात किया था कि ये जो वर्क डन है ये वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है। तो कैसे ये पाथ डिपेंडेंट है? तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि ये जो प्रेशर वॉल्यूम का कर्व है, इस कर्व के नीचे ये जितना एरिया बनाता है वॉल्यूम एक्सिस के साथ, वही होता है टोटल वर्क डन। तो फिर अगर हम ऐसा प्रोसेस अपनाएं जिसमें कि अब हम P2 V2 से लेके P1 V1 तक पहुंचेंगे, लेकिन कैसे, हम जो कर्व यहां पर फॉलो करेंगे वो कुछ ऐसा होगा। तो यहां पिंक कलर से आपको दिख रहा है वो कर्व। तो फिर अगर हमारा पाथ ये है, हमारा पाथ अब BF A है, B से लेके F होते हुए A तक हमने आगे बढ़ा। तो अब जो काम किया जाएगा कौन करेगा, इस पे हम बाद में बात करते हैं। सिस्टम करेगा या हम सिस्टम पे करेंगे, ये हम थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। तो इस केस में हमें एरो लगाना होगा इधर, क्योंकि अब हम P2 V2 से P1 V1 तक आगे बढ़ रहे हैं, या फिर इस स्टेट से हम कुछ चेंज कंडक्ट करवाते हुए इस स्टेट में पहुंच रहे हैं। तो एरो जो होगा ये P2 V2 से लेके P1 V1 तक होगा। तो अब देखें, काम जो भी होगा, जो भी करे, हम करें या सिस्टम करे, वो काम कितना होना चाहिए। तो उसके लिए ये जो एरिया ट्रेस करेगा, ये कर्व, ये जो नीचे एरिया ट्रेस करेगा वॉल्यूम एक्सिस के साथ, वही होगा वर्क डन। सो ये होगा ये वाला एरिया जो ग्रीन कलर से, डीप ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है, उतना एरिया। अब थोड़ा सा आप ये समझ ले कि काम कौन कर रहा है। यहां पर देखें, हम इस स्टेट से P2 V2 से P1 V1 तक आ रहे हैं। तो पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है। अब अगर पिस्टन नीचे की तरफ जाए और सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम इस पे, इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है, और ये जो वेट है ये वेट नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और अगर पिस्टन नीचे जाए तो काम कौन कर रहा है? थर्मोडायनामिक सिस्टम काम कर रहा है, या फिर ये पिस्टन काम कर रहा है, या फिर पिस्टन पे जो वेट लगा हुआ है वो काम कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है, ये वेट काम कर रहा है। अब थर्मोडायनामिक सिस्टम काम नहीं करेगा इस प्रोसेस में, अब काम थर्मोडायनामिक सिस्टम पे किया जाएगा। हम करेंगे काम इस थर्मोडायनामिक सिस्टम पे, और हमने जो काम किया ये इस ग्रीन कलर के हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एरिया शेडेड है उतना हमने काम किया। अब देखिए, इस प्रोसेस से जब हम इस प्रोसेस में आ रहे थे तो सिस्टम कितना काम किया था? ये जो लाइट ग्रीन कलर से हमने जो ट्रेस किया था एरिया, इतना काम किया था। लेकिन अब सिस्टम पे उतना काम करना पड़ रहा है क्या? क्या दोनों एरिया बराबर है? बिल्कुल नहीं। ये जो एरिया का पार्ट है, ये वाला एरिया जो है ये एक्स्ट्रा है। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम ने कुछ काम किया था यहां से यहां तक आते हुए, P1 V1 से P2 V2 आते हुए। अब हम कुछ काम इसे करके वापस दे रहे हैं, लेकिन हम उतना काम करके वापस नहीं दे रहे इसे। तो अब मान ले कि ये जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है इसने काम किया था W, और हम जो अब काम करके दे रहे हैं ये है W डैश्ड। ये बराबर है एरिया अंडर कर्व BF A। यहां पर F पॉइंट जो है दिख नहीं रहा, यहां पर ये F पॉइंट था, ये था F पॉइंट। सो BF A। ड्राइंग थोड़ा गंदा हो गया, आप कोशिश करें समझने का। तो एरिया अंडर कर्व BFA और एरिया अंडर कर्व ACB दोनों तो बराबर नहीं है, दोनों में अंतर है। तो ये क्लियर है कि W डैश से बड़ा है। तो सिस्टम ने, थर्मोडायनामिक सिस्टम ने इतना काम किया, हमने इस सिस्टम को वापस किया W डैश जो कि कम है।
तो नेट काम कौन कर रहा है? नेट काम ये थर्मोडायनामिक सिस्टम कर रहा है. सो नेट वर्क डन इस पूरे प्रोसेस में. सो नेट वर्क डन इज इक्वल टू W माइनस W डैश. और नेट वर्क डन बाय सिस्टम हमें यहां पर लिखना चाहिए, बाय द सिस्टम. सिस्टम कहने का मतलब यहां है थर्मोडायनामिक सिस्टम. सो बाय द सिस्टम जो नेट वर्क डन होगा ये होगा W माइनस W डैश, जिसे कि हम कह सकते हैं कि ये बराबर होगा एरिया ऑफ ये जो रीजन है जो कि पिंक कलर से शेडेड है, ये वाला रीजन. सो ये होगा एरिया ऑफ ACBFA. तो इतना काम हमें एक्स्ट्रा मिल गया. इतना काम ये जो सिस्टम है थर्मोडायनामिक सिस्टम ये अपने सराउंडिंग्स पे कर रहा है, जो कि हम यूज कर सकते हैं. स्टीम इंजन अगर है मान ले ये, तो यही वाला जो वर्क डन है ये स्टीम इंजन पे लगता है, थर्मोडायनामिक सिस्टम अप्लाई करता है और इसी वर्क डन के कारण स्टीम इंजन चलता है. हां, भले ही हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं. मान ले एक ट्रेन है जो स्टीम इंजन से चल रहा है, तो हम कोयले से हीट प्रोवाइड करते हैं. लेकिन जो नेट वर्क डन होता है, जो काम हमें वापस मिलता है, जिससे कि इंजन चक्कों को घुमाता है, ट्रेन के चक्कों को, और ट्रेन आगे बढ़ती है, वो यही वाला वर्क डन है. अब एक मुद्दा और जो कि छूट गया था कि साइक्लिक प्रोसेस और नॉन साइक्लिक प्रोसेस. तो साइक्लिक प्रोसेस मतलब एक प्रोसेस साइक्लिक हो. इसका मतलब इस स्टेट से आप इस स्टेट तक पहुंचे और वापस फिर से आप इसी स्टेट में पहुंच जाए, इनिशियल स्टेट में. तो इस प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं. और नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा? नॉन साइक्लिक प्रोसेस वही प्रोसेस होगा, मान ले कि हम इस स्टेट से इस स्टेट तक पहुंचे, P1 V1 से P2 V2 तक पहुंचे, बस इतना ही. तो इस पूरे प्रोसेस को हम नॉन साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे. और अगर P2 V2 से वापस हम P1 V1 तक आ गए तो हम इसे साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे. यहां पर एक चीज आपको और बता दूं कि याद रखने के लिए आप ये समझे कि वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो थर्मोडायनामिक सिस्टम काम करता है. वॉल्यूम अगर घटता है तो थर्मोडायनामिक सिस्टम पे काम किया जाता है. देखिए यहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है. इस प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ रहा, इसी का तो मतलब है ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इस पे सिस्टम काम कर रहा है. तो इसीलिए वॉल्यूम जब बढ़ता है तो थर्मोडायनामिक सिस्टम काम करता है. और अगर वॉल्यूम घटता है, अब साइक्लिक प्रोसेस में तो वापस हमें इस स्टेट में आना है ना, इनिशियल स्टेट में. तो जब हम सेकेंड वाला प्रोसेस अप्लाई करते हैं, मतलब P2 V2 से लेकर P1 V1 तक आते हैं, तो उस स्टेट में या फिर उस प्रोसेस में इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम घटता है. और जब वॉल्यूम घटता है इसका मतलब है सिस्टम पे, थर्मोडायनामिक सिस्टम पे काम किया जाता है. तो उतना काम हम वापस कर देते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम को, या सराउंडिंग्स वापस कर देता है थर्मोडायनामिक सिस्टम को. फिर ये साइक्लिक प्रोसेस चलते रहता है. फिर ये P1 V1 से P2 V2 पहुंचता है, फिर वापस P1 V1 तक पहुंचता है. तो इस पूरे साइकिल जो ये चलते रहता है, हर एक साइकिल में ये इतना सा एनर्जी हमें रिटर्न करता है. ये वाला जो एनर्जी, ये जो हमने शेड किया था, इतना सा एनर्जी ये हमें रिटर्न करता है हर साइकिल में. हर एक साइकिल में P1 V1 से P2 V2 और P2 V2 से P1 V1, इस एक साइकिल में ये इतना सा वर्क जो है ये रिटर्न करता है. वर्क, चलिए W डबल डैश्ड मैंने नाम दे दिया इसे. सो W डबल डैश्ड इज इक्वल टू W माइनस W डैश्ड. ये रिटर्न करता है हर साइकिल में. एक और बात यहां पर आपको लग सकता है कि ये जो एक्स्ट्रा वर्क जो है, जो कि सिस्टम कर रहा है सराउंडिंग्स पे, ये आसमान से टपका होगा. वायोलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमने एनर्जी क्रिएट कर दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा. क्या ये सही है? क्या ये वायोलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है? बिल्कुल नहीं. ये सिस्टम सराउंडिंग्स को वापस कर रहा है, लेकिन सिस्टम के पास आया कहां से? हमने हीट एनर्जी के तौर पे इस थर्मोडायनामिक सिस्टम को प्रोवाइड किया था कुछ एनर्जी.
उसी में से ये इतना रिटर्न कर रहा है हमें, तो ये किसी भी तरह से वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं है। एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा रहा यहां पर, यह आसमान से नहीं टपक रहा है एनर्जी। सो हमारा ही दिया हुआ काम ये हमें कुछ पार्ट उसका वापस कर रहा है।